यस यस सर। सर। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट से। बच्चे कहेंगे सर ये तो न्यू टॉपिक है। आई एग्री, इट इज अ न्यू टॉपिक रिटन एज GMEQ, ग्राम इक्विवेलेंट। बच्चों बच्चों अंडरस्टैंड करो, ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है ना, ये मोल के बदले आ रहा है, मतलब इट इज समथिंग ऑफ मोल टाइप। मोल टाइप ही कोई चीज है ग्राम इक्विवेलेंट। इसका फॉर्मूला भी मोल की तरह ही चल रहा होता है, मोर और लेस। हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस, gram equivalent of a substance is defined as grams of that substance divided by equivalent weight. Equivalent weight. कुछ फॉर्मूले में ऐसी फील आ रही है कि तुम्हारा मोल वाली फील आ रही हो। मोल क्या होता था? ग्राम्स ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, हाँ या ना? यहां पे हमने क्या किया? Yes. ग्राम्स ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। क्लियर और नॉट गाइस? Sir, what is equivalent weight? बिल्कुल सही। अब इक्विवेलेंट वेट पे आते हैं। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टर्म इक्विवेलेंट वेट। तो अब आते हैं इक्विवेलेंट वेट पे। आज बहुत सारी नई टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगी, तो बस वही चीज है, रिटन एज इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इज डिफाइंड एज मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। अब बच्चों पहली चीज तुम ये रियलाइज कर रहे हो, इक्विवेलेंट वेट बेसिकली मॉलिक्यूलर मास जैसी टर्म हो गई, हाँ या ना? जैसे ग्राम इक्विवेलेंट मोल जैसी टर्म है, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर मास जैसी टर्म है, मोर और लेस, हाँ या ना बच्चों? तुम फॉर्मूले से ही देख सकते हो दैट इक्विवेलेंट वेट इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम इक्विवेलेंट इज रिलेटेड टू मोल्स। इनके बीच में एक रिलेशन निकल के आएगा व्हिच विल डिस्कस एट द वेरी एंड ऑफ द क्लास। बच्चों व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर मास तुमने अभी देख लिया, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोल एंड ग्राम इक्विवेलेंट ये हम एट द एंड ऑफ क्लास डिस्कस करेंगे। सर मोल इनटू एन। फेयर एनफ, इजीली रिलेट कर सकते थे वैसे कि तुम इक्विवेलेंट वेट की जगह मॉलिक्यूलर मास बाय एन डाल, करेक्ट। बट द प्रॉब्लम रिमेन्स कि यहां पे हमने अब एक और नई चीज क्या इंट्रोड्यूस कर दी? एन गाइस। N. नाउ एन इज नोन एज एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर। हम पूरी क्लास में ये देखेंगे एन कैसे निकाला जाता है, एन डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए कैसे निकाला जाता है, और एक के लिए हम छोड़ ही देंगे until we have covered lot of chapters and we go on to redox। ठीक है ना गाइस? वहां पे भी n फैक्टर निकालना आता है, लेकिन we will discuss that when we are discussing that chapter। उसका n फैक्टर भी हम देखेंगे ही। ठीक है गाइस? तो सबसे पहले आते हैं n फैक्टर निकालना फॉर एलिमेंट। फॉर एलिमेंट बच्चों काम की चीज क्या है? एलिमेंट के लिए फॉर्मूला ही हमने चेंज कर दिया। जो मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर होता था इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना गाइस? हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला इज स्लाइटली डिफरेंट। इक्विवेलेंट वेट इंस्टेड ऑफ इट बीइंग मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर, फॉर एलिमेंट इट इज एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट वेट। अब हमारा काम था एन निकालना। व्हाट इज एन फॉर अ एलिमेंट, हाँ या ना? तो n फॉर एलिमेंट इज सिंपली वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। बच्चे सर ये तो बड़ा आसान लगा, है ही आसान। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज द n फैक्टर फॉर अ एलिमेंट गाइस। तो मुझे बताओ गाइस, एल्यूमिनियम के लिए n फैक्टर क्या होगा? एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? 3 + 2। 3 इट इज 3। तो हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट वेट फॉर एल्यूमिनियम क्या होगा? उसका एटॉमिक मास विच इज 27 बाय उसकी वैलेंसी विच इज 3। ठीक है गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? किसी बच्चे को कोई डाउट? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? बताएगा कोई मुझे? एक्सप्रेशन चाहिए, सॉल्व मत करने बैठना गाइस। ऑक्सीजन का क्या होगा? 16/2। 16/2 एटॉमिक मास बाय वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन विच इज 2 गाइस। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें वैलेंसी ना पता हो,
ना पता हो वैसे तो तुम्हें पता होनी चाहिए, नहीं पता है गाइस तो अभी जो मैं बताता जा रहा हूं उन्हें याद करते आप, मतलब एज वी गो जो भी चीजें आती आ रही है वो तो तुम्हें याद करनी है, मैं बताता जा रहा हूं, है ना बच्चों। तो डोंट वरी टू मच, अगर तुम्हें ये चीज याद नहीं थी, वैसे याद होनी चाहिए थी लेकिन अगर याद नहीं है तो अब याद कर लो। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, व्हाट इज द वैलेंसी गाइस, कोई बताएगा मुझे? सर 2। Good. एक चीज इंपॉर्टेंट बच्चों, जो तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट है कैन बी फ्रैक्शन आल्सो, हाँ है ना, इट कैन बी फ्रैक्शन आल्सो, इट डज नॉट मैटर, जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटीजर वैल्यू है, इट कैन बी फ्रैक्शन आल्सो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन गाइस, किसी को क्लोरीन का एटॉमिक मास याद है? मैंने क्लास में कभी ना कभी डिस्कस जरूर किया है। 35.5। 35.5 बाय 1, हाँ या ना, क्लियर हो गया? अब गाइस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान रखना। हमने कहा यार हमने फॉर्मूला चेंज किया था, मॉलिक्यूलर मास के बजाय हम किस पे गए थे गाइस? एटॉमिक मास पे। नाउ इफ इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास वी टेक मॉलिक्यूलर मास, अगर एटॉमिक मास की जगह हम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट वेट तो वही रहना चाहिए, हाँ है ना बच्चों, हमारा इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू तो सेम आनी चाहिए। तो हम कहेंगे यार इन दैट केस एन फैक्टर विल बी वैलेंसी इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। बच्चे कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने? ये कुछ नहीं है गाइस, ध्यान से समझो। ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, अगर तुम एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर या एटॉमिक मास बाय वैलेंसी की जगह मॉलिक्यूलर मास बाय समथिंग करना चाह रहे हो, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना है बच्चों? 32। तो गाइस यहां पे डिनोमिनेटर में तुम क्या करोगे? वैलेंसी इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ O2। कितने होते हैं बच्चों? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 इट इज 2। तो यू रियलाइज कोई नई चीज नहीं करी हमने, जो एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स किया इन अ मॉलिक्यूल टू गेट योर मॉलिक्यूलर मास, वैसे ही नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं से, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई किया, हमें बताया O2 में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो यहां पे भी तुम क्या करोगे? वैलेंसी इंटू नंबर ऑफ एटम्स कर दोगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसमें कितने बच्चों को डाउट है गाइस? अगर डाउट है तो बोलो। हमने मॉलिक्यूलर मास के लिए भी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, तो हमने वैलेंसी को भी नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। हाँ बेटा बोलो, कोई डाउट है? हेलो, किसी बच्चे ने बोला था बीच में। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। फाइन गाइस, यस। आंसर वही आएगा। अगर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन निकालना चाह रहे हैं यूजिंग दिस, इट विल बी 71, 35.5 इंटू 2 बाय 2 इंटू 1, हाँ या ना? फील सही बच्चों? बच्चे हैं सर फील सही है बिल्कुल। नेक्स्ट पे आते हैं, इक्विवेलेंट वेट फॉर आयन। आयन के लिए निकालना चाह रहे हैं इंस्टेड ऑफ एलिमेंट। नाउ लेट अस गो ऑन टू आयन। गाइस फॉर्मूला वही रहेगा, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला वही रहेगा, मॉलिक्यूलर मास बाय एन, फॉर्मूला वही रहेगा, मॉलिक्यूलर मास बाय एन। बच्चे कहेंगे सर आयन का मॉलिक्यूलर मास, तुम्हें याद है CO2 माइनस में व्हाट वाज द मास दैट वी कंसीडर्ड? वी जस्ट कंसीडर द मास ऑफ C एंड 3 ऑक्सीजन एटम। 2 माइनस को तो हमने इग्नोर ही मार दिया था। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों क्वेश्चन में? यस सर। करेक्ट। तो गाइस इसलिए मैं मॉलिक्यूलर मास लिख रहा हूं, मतलब जो CO3 है उसका मास लेंगे आप बाय एन। व्हाट इज एन ओवर हियर गाइस? बच्चों एन यहां पे होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन। जो भी आयन है उस पे जो चार्ज है दैट इज योर एन।
ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड, मतलब वी विल नॉट कंसिडर नेगेटिव साइन। हाँ है ना बच्चों? यस सर। राइट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन क्या होगा? Cl माइनस, माय मिस्टेक, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस इट विल बी 35.5 आयन का मास बाय उसके ऊपर चार्ज 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? अंडरस्टैंड करो, ऊपर वाला जो फॉर्मूला था दैट वाज डिफरेंट। वहां पे वी आर गिवन एलिमेंट, हियर वी आर गिवन आयन। वहां पे n वाज वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, हियर इट इज द चार्ज ऑन आयन का। समझे या नहीं समझे? यस सर। Yes. O2 माइनस क्या होगा बच्चों? सर इक्विवेलेंट मास हमेशा कांस्टेंट होता है। हाँ बेटा, करेक्ट। मतलब अभी तक जो हम पढ़ते जाएंगे और उनका जो यूज देखेंगे क्वेश्चन में, यस इट इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब तुम रेडॉक्स करोगे तो तुम कहोगे यार इट डिपेंड्स कहां से कहां पे जा रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब एज फार एज तुम्हारा जो अभी हम पढ़ रहे हैं स्टाइशियोमेट्री में, इट इज फिक्स्ड। ठीक है बेटा? उसके बाद तुम रियलाइज करोगे इट डिपेंड्स, इट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द स्टफ टेकन, इट आल्सो डिपेंड्स कि वो कहां से कहां पे जा रहा है, क्या बना रहा है इन द रिएक्शन। ठीक है बेटा? क्लियर है यहां तक? मतलब अभी फॉर द टाइमिंग टू आंसर योर क्वेश्चन इट इज कांस्टेंट। हाँ ठीक है बेटा? हेलो? यस ओके। O2 माइनस, इसको हम क्या कहेंगे गाइस? इसका होगा चार्ज ऑन, मतलब मास ऑफ आयन बाय उसके ऊपर चार्ज विच इज 2। हाँ या ना? फील में कोई दिक्कत गाइस? Al3+ पे कितना होगा बच्चों? चार्ज कितना था? 3। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? मास ऑफ आयन बाय चार्ज ऑन आयन। हाँ या ना? यस ओके। CO3 2 माइनस, CO3 का मास कितना आ रहा होता था बच्चों? बोलो गाइस, ये वैल्यूज याद हो जानी चाहिए बच्चे, इनसे ये भी क्यों याद करें? स्पीड बेटा, स्पीड। ठीक है? सारे तो मैं बता भी नहीं रहा तुम्हें। गाइस H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? कोई बताएगा मुझे बच्चों? 98। 3 हाइड्रोजन हटा दिए, 95/3। ओके गाइस बच्चों, चिंता मत करो यार, ये ऑटोमेटिकली होता नहीं, नेचुरल कोर्स में ये चीज याद हो जाती है। प्रैक्टिस इतनी होती है ना क्वेश्चंस की तुम्हारी कि अपने आप याद हो जाएगा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट बोलो भाई। बच्चों कोई डाउट नहीं? गुड। हमने एलिमेंट देख लिया, आयन देख लिया, अब आते हैं एसिड पे गाइस। अब एसिड के लिए हमें बताया इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला वही रहेगा, मॉलिक्यूलर मास बाय एन। समस्या हमारी एन की है। अब तुम रियलाइज करोगे गाइस, ये जो फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट का ये अब चेंज नहीं हो रहा, वो हमारा सिर्फ एक केस के लिए था। किसके लिए? एलिमेंट के लिए, जहां पे हमने उसको एटॉमिक मास बाय एन कर दिया था। यहां पे एन क्या है? दैट इज इंपॉर्टेंट गाइस। एन इज, एसिड के लिए एन इज बेसिसिटी ऑफ एसिड गाइस, बेसिसिटी ऑफ एसिड। नाउ व्हाट डज दैट मीन? बच्चों एसिड की प्राइमरी प्रॉपर्टी, नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है? वो बंदा H+ आयन रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में है H+ आयन रिलीज करता है ना? यस सर। राइट। तो वही हमारा बेसिसिटी है। कितने H+ आयन रिलीज कर रहा है बंदा सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज बेसिसिटी। समझे या नहीं समझे? नंबर ऑफ H+ आयंस released by acid in aqueous solution। कोई दिक्कत बच्चों? अब गाइस मेरे को नहीं लगता कोई खास दिक्कत आनी चाहिए, जहां पे दिक्कत आएगी वो मैं बता दूंगा। HCl के लिए n क्या होगा बच्चों? बताओ मुझे। HCl के लिए n वैल्यू क्या होगी? कितने H रिलीज करेगा ये बंदा?
1. गुड, इसके लिए n फैक्टर इज 1. H2SO4 के लिए n फैक्टर क्या होगा बच्चों? 2. अब आते हैं स्पेशल केस गाइस. H3PO3 या H3PO4 लेते हैं पहले. इसके लिए n कितना आएगा बच्चों? 3 है ना. H3PO3 इसके लिए n आएगा 2. H3PO2 इसके लिए n आएगा 1. आई थिंक दिस इज द स्टफ जहां पे प्रॉब्लम आ रही होगी तुम्हें. हाँ है ना? यस सर. कि ऐसा क्यों हो गया 3 H होने के बावजूद H इज नॉट रिलीज एज H प्लस आयन. मेरे ख्याल से अब तो तुम समझ ही गए होगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इसके पास 3 H हैं, इस बंदे के पास 3 H हैं, लेकिन वो H प्लस आयन के तौर पे सिर्फ 2 ही रिलीज कर रहा है. समझा नहीं समझेगा ऐसे? Yes, sir. और जो तुम्हारा नीचे वाला है H3PO2 इसका 3 H है, लेकिन इट इज रिलीजिंग ओनली 1 H as H plus ion. Guys, that has something to do with the structure of the compound of the acid. सर तो ये स्पेशल केस सिर्फ इन दोनों का ही है या और भी कोई एलिमेंट है? बेटा और भी आते हैं, लेकिन वो हमारे स्टोइचियोमेट्री में नहीं आते. ठीक है ना? स्टोइचियोमेट्री में दे आर रेयरली यूज्ड. ठीक है, वो जब तुम इनऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है ना बेटा, पी ब्लॉक जब पढ़ोगे, देन यू रियलाइज यस देयर आर लॉट्स ऑफ एसिड जहां पे तुम्हारा H बहुत सारे हैं, लेकिन तुम्हारे सारे के सारे H आर नॉट रिलीज एज H प्लस आयन. ठीक है बेटा, लेकिन स्टोइचियोमेट्री के कंसर्निंग में दीज 3 एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. H3PO4 को देखो, which has got the name phosphoric acid. This is your phosphoric acid. ठीक है. H3PO3 नाम भी इंपॉर्टेंट है गाइस. H3PO3 is your phosphorus acid. And H3PO2 is your hypophosphorus acid. अभी तो हम इसका ये देखेंगे रीजनिंग व्हाई डज नॉट रिलीज ऑल द 3H as H प्लस. स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर से फील आएगी. गाइस जो मैं डंडे बना रहा हूं ये समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? दीज आर बॉन्ड्स गाइस. थोड़ी बहुत फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस इन डंडों को देख के? क्या हाँ ये क्या बना रहे हैं सर? गुड. गाइस एक बड़ी है ना सिंपल चीज बताऊंगा जो कि ना केवल यहां पे हेल्प करेगी तुम्हें समझने में, ऑर्गेनिक में इट हेल्प्स अ लॉट. तरीका वही है, जो स्टैंडर्ड तरीका है वो वही है. हम कहेंगे भाई कौन सा H विल बी लॉस्ट एज H प्लस. जो परेशान है, जो दुखी है अपनी सिचुएशन से. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? द पर्सन हु इज नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन दैट विल बी द वन हु विल गो. इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो इंसान हैप्पी नहीं है सिचुएशन से वो भागता है. हम कहेंगे H है, भाई तुम शराफत से बॉन्ड बनाओ, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर हो. H कहेगा यार आई एम हैप्पी, मैं नहीं जाना चाह रहा. अब कोई समझो दूसरा इंसान कह रहा है भाई मेरी पुल करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, मैं तेरे से इलेक्ट्रॉन्स खींचना चाह रहा हूं, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मैं उसे अपने पास खींचना चाह रहा हूं बिकॉज आई एम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म पता है तुम्हें? मतलब मेरी पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को, मैं ज्यादा नॉन मेटालिक हूं. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? अगर वो नॉन मेटालिक या पुलिंग ग्रुप के साथ जो पुल करने की टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को अपने पास, उसके साथ अटैच्ड है, तो वो अनस्टेबल है. वो कहेगा भाई तू मेरे से कॉन्टिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स मांगने की कोशिश कर रहा है, एक काम कर तू ही रख, मैं चला एज H प्लस. अब समझ में आया नहीं आया? अगर वो किसी एक ऐसे एटम के साथ अटैच है जो कि बार बार उसे इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है, वो कहेगा भाई तू दोनों इलेक्ट्रॉन रख बॉन्ड के, मैं चला एज H प्लस. फील आई नहीं आया गाइस? बोलो हेलो. वही बच्चे बोल ही नहीं रहे. सुनाई भी दे रहा है क्या बच्चों? सुनाई दे गया? सर आप एक बार वापस समझा दो. सर ऐसे समझाता हूं मैं. अब मैं तुम्हें एक्चुअल समझाता हूं. गाइस फास्फोरस है, हाइड्रोजन है.
फॉस्फोरस ज्यादा पुलिंग नहीं है, इट इज लेस पुलिंग एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये चीज समझ में आई नहीं आई? पीएच, इसमें फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की टेंडेंसी कम है एज कंपेयर टू OH बॉन्ड। समझे नहीं समझे? P इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम खींच रहा है, O ज्यादा खींच रहा है। हाँ या ना? यस ये सर। फैक्ट टू लर्न है। मतलब अगर बच्चा कह रहा है कि सर ये कैसे पता चलेगा, ये फैक्ट टू लर्न है अभी, ठीक है? इसके अंदर अभी ये मत सोचना कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा, तुम्हें नहीं पता चलेगा, तभी तुम्हें बताया जा रहा है। तो है क्या, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है वो कहेगा भाई मैं अनस्टेबल पोजीशन में हूं, कभी भी तुम्हें मुझे मौका मिला मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दूंगा बॉन्ड के, समझो OH है, ये कहेगा मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स तू ले, मैं चला एज H+। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे। तो आइडिया क्या है, OH बॉन्ड में H की बाहर जाने की टेंडेंसी एज H+ ज्यादा है, पीएच बॉन्ड के अंदर H की बाहर जाने की टेंडेंसी कम है, क्योंकि पीएच में फॉस्फोरस कहेगा यार मैं थोड़ा सा खींच रहा हूं, इतने को झेल जा। समझ में आया या नहीं आया गाइस? बताओ भाई, कुछ तो बोलो हाँ या ना। यस सर सर। आ गया। तो इसमें तुम्हारे ये तीनों H कैन बी लॉस्ट, इसमें तुम्हारे these two H कैन बी लॉस्ट, दिस H विल नॉट बी लॉस्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली फॉस्फोरस से कनेक्टेड है। ये तुम्हारे ये दोनों H ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, जबकि ये H फॉस्फोरस से कनेक्टेड है, बाहर ही नहीं निकलेगा। यहां पे सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट। इन दोनों में से ग्रेट, इन दोनों में से ये दोनों हाइड्रोजन विल नॉट बी लॉस्ट एज H+, क्योंकि दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद फॉस्फोरस। फॉस्फोरस उसे परेशान नहीं कर रहा, ऑक्सीजन परेशान कर रहा है। समझा नहीं समझे गाइस? बेटा अब जो बच्चा क्वेश्चन डाउट पूछ रहा था, अब उसे समझ में आया नहीं आया? यस सर। ओके, HNO3, इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा बेटा? 1। 1। H2C2O4, इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा? 2। दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। याद करने की चीज है गाइस, यू हैव गॉट टू रिमेंबर इट, H2C2O4 इज ऑक्सैलिक एसिड। तो ये तो हमने एन फैक्टर निकाले। सपोजिंग मैं इक्विवेलेंट वेट कहता हूं H3PO4 का, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना? 98। इसकी एन फैक्टर क्या होगा, कितने H लूज कर सकता है ये H3PO4? 3, हाँ या ना? दिस विल बी योर इक्विवेलेंट वेट का। मेरे ख्याल से फील सही चल रही है तुम लोगों की, हाँ या ना? यस। लेट अस गो ऑन टू द फोर्थ वन, फॉर बेस। इक्विवेलेंट वेट का तो वही फॉर्मूला रहेगा, मैं लिख भी क्यों रहा हूं, चलो लिख देता हूं, अभी तो लिख दिया। मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर यहां पे क्या होगा बच्चों? एन फैक्टर विल बी नथिंग बट एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस। हम कहेंगे एसिडिटी क्या होता है, या बेस की प्राइमरी प्रॉपर्टी क्या? वो OH माइनस आयन रिलीज करता है इन द एक्वस सॉल्यूशन, हाँ या ना? तो एसिडिटी इज द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस released by base in aqueous solution. यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? बोलो गाइस। तो NH के लिए एन फैक्टर क्या होगा बच्चों, बताओ मुझे। 1। 1। MgOH के लिए 2। ELOH के लिए 3। इक्विवेलेंट वेट भी निकाला जा सकता है, जस्ट डिवाइड मॉलिक्यूलर मास बाय द एन फैक्टर। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस। फॉर एसिडिक कंपाउंड्स, पहली चीज यार, एसिडिक कंपाउंड का क्या मतलब होता है? एसिडिक कंपाउंड का मतलब है कि दे आर बिहेविंग लाइक एसिड, लेकिन जो उनकी जो हम नॉर्मल टेंडेंसी मान के चल रहे होते हैं, समथिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, H+ आयन रिलीज करना, दे डोंट हैव H+, दे डोंट हैव हाइड्रोजन व्हिच कैन बी रिलीज्ड एज H+,
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? भाई एसिड की प्राइमरी प्रॉपर्टी क्या है? प्राइमरी प्रॉपर्टी उसका H प्लस आयन रिलीज करना नहीं है, उसका ये है इट रिएक्ट्स विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। हाँ या ना? एक्चुअल अगर सोचा जाए तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? इट रिएक्ट्स विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है ना? तो एसिडिक कंपाउंड्स वो हैं दे रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर बट दे डू नॉट हैव H व्हिच कैन बी लॉस्ट एज H प्लस। क्लियर गाइस? जो हमारी एसिडिक गैसेस होती हैं अगर तुम्हें याद हो SO2, So the H plus ion stays with the element. नहीं दे डू नॉट हैव H इन दिस पर्टिकुलर जो हमने ऑप्शंस ले रखे, जो मैंने एग्जांपल ले रखे उसमें H है ही नहीं। नाउ दीज आर एसिडिक गैसेस they can react with base to give salt and water but they do not have H which can be lost as H plus। I mean यहाँ पे तो इनके पास H ही नहीं है, otherwise they don't have H which can be lost as H plus। समझ गए बेटा? Yes, sir. अच्छा बच्चों एक चीज और कमाल की बताऊं, मैं तुम्हें ये सारी चीजें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जब क्वेश्चन आएंगे ना तो ये समझने वाला ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला, तुम्हें तो सीधा एन फैक्टर याद होना चाहिए ताकि तुम सीधा क्वेश्चन में दे के मारो एन फैक्टर को और आंसर निकाल दो। मतलब जितना भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं ये चीजें, इफ यू ऑलरेडी रिमेंबर द एन फैक्टर, या लेट अस से एक दो पर्टिकुलर एग्जांपल जहां पे तुम्हारा गलती होने के चांस है वो भी मैं बताऊंगा, अदरवाइज यू रियलाइज मोस्ट ऑफ दिस इज समथिंग जो कि तुम्हें पढ़ा और अब तुमने याद कर लिया सो दैट यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इट इन क्वेश्चन एंड गेट योर आंसर। ओके गाइस? तो स्ट्रेस ज्यादा मत लेना, इफ यू रिमेंबर द एन फैक्टर दैट्स परफेक्टली गुड। ठीक है ना गाइस? इट्स परफेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। ध्यान दो, इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला तो वही है, मॉलिक्यूलर मास बाय एन। यहां पे हम n को कैसे निकालेंगे बच्चों? हम कहेंगे हमने लेट अस यूज द प्रॉपर्टी जो कि मैंने तुम्हें बताई कि जो तुम्हारा एसिडिक कंपाउंड है दैट रिएक्ट्स विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। हाँ या ना बच्चों? करेक्ट गाइस? तो हम क्या कहेंगे? हाँ बेटा बिल्कुल, ये लो। मैं वेट करूं या क्या? आप कंटिन्यू करो। ओके। एंड इज द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस इट रिएक्ट्स विद। हम कहेंगे भाई ये बेस क्या रिएक्ट कर रहा है ना टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। देखो तुम्हारा एक एसिडिक कंपाउंड कितने OH माइनस आयंस के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बच्चे यहां से स्टेटमेंट पूरी क्लियर नहीं हुई। हाँ या ना? Explain कर. एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। SO2 लिया और NaOH बेस के साथ हमने उसको रिएक्ट करवाया। गाइस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई मुझे बताएगा? SO3 बनेगा, SO4 बनेगा? SO3 बनेगा बच्चों। SO3. बैलेंस कर देते हैं। अब मुझे बताओ एक SO2 कितने NaOH या कितने OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों? बताओ एक SO2 कितने OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है? बोलो। 2। तो n फैक्टर फॉर SO2 इज 2। समझ गए गाइस? Sir, how? Because it is reacting with 2 OH minus ions to give salt and water। बैलेंस इक्वेशन लिखी, देखा एक तुम्हारा एसिडिक कंपाउंड कितने OH माइनस आयन का रिएक्ट कर रहा है टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। समझे नहीं समझे? Yes, sir. गुड। अब नेक्स्ट पे आते हैं। Na2CO3 plus H2। बच्चों डू यू रियलाइज इट विल बी रिएक्टिंग विद अगेन 2 NaOH? हाँ है ना? Yes. N factor for CO2 is also 2। अब आते हैं SO3 पे बच्चों। मुझे बताइए 2 के साथ ही रिएक्ट करेगा टू गिव Na2SO4 plus H2। अब बच्चों why did I always choose NaOH?
भाई दूसरे बेस भी तो हैं, NaOH के बजाय KOH लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम MgOH ट्वाइस के साथ रिएक्ट करते हो, बाई चांस तुम्हारा मन कर गया सर मैं तो MgOH ट्वाइस के साथ रिएक्ट करके एन फैक्टर निकाल लूंगा, निकाल लो, गलती मत कर देना। गलती जानते हो कहां पे होती है गाइस? मैं एक काम करता हूं, SO3 को ही रिएक्ट करवाता हूं किसके साथ, MgOH ट्वाइस के साथ। रिएक्शन क्या होगी, MgSO4 प्लस H2O। मुझे बताओ गाइस यहां पे व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ SO3? Will it be 2? Will it be 1? That is important. सर 2 It is going to be 2 क्योंकि उसने एक MgOH ट्वाइस के साथ रिएक्ट करा, but that was not the n factor. It was the OH minus ion it was reacting with. हाँ है ना, एक MgOH ट्वाइस के साथ रिएक्ट करा है, but one MgOH twice has got 2 OH minus ion. हाँ है ना बच्चों? यस सर। तो n factor is still 2. इसलिए ज्यादातर मैं बेस कैसा ले रहा था, बेस जिसका खुद n फैक्टर क्या हो 1. फाइन गाइस, तो इक्विवेलेंट वेट निकाल के देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO3 क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर। CO2 का क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर। हाँ या ना, यहां तक कोई डाउट गाइस? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा कौन सा था, 5 था ना, तो लेट अस गो ऑन टू 6 गाइस। 6 आते हैं फॉर, सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर देखो। श्योर जस्ट अ मिनट। फॉर बेसिक कंपाउंड्स, ये लो बेटा, टाइम लग गया तो मैं वीडियो पॉज करूं या क्या? सर सब एक चीज देखेंगे। अच्छा हाँ सर अब कर लो। ओके, फॉर बेसिक कंपाउंड्स हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट वही रहेगा। Sir, क्या? how do you compound is acidic or basic? अभी बताता हूँ, याद करने की चीज है, अभी बताता हूँ। अरे यार मॉलिक्यूलर में क्या कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर, अभी बताता हूँ। बेटा बेसिक कंपाउंड तुम्हारे वो हैं जिनमें तुम्हारे पास कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का सॉल्ट है, दोज आर द वंस व्हिच आर बेसिक। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं मैं, बेटर रहेगा, मैं लिख देता हूं इसे, दैट वुड बी बेस्ट। एग्जांपल, पहले मैं एक एग्जांपल ऊपर लिखना चाहिए था, 1 सेकंड, सर इसमें n क्या है? अभी बताता हूं जस्ट अ मिनट। इसका एन उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से तुम्हारा एसिडिक का चल रहा था। एग्जांपल, मेटल कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स, जैसे NaHCO3 Na2CO3, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दे आर द वंस व्हिच आर बेसिक। क्लियर है यहां तक? अभी अगर तुम्हें ये लग रहा है कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बेसिक है एसिडिक है, तुम्हें नहीं पता, मैंने बता दिया, उसे याद कर लो। ठीक है गाइस, एन फैक्टर यहां पे क्या होता है, एन फैक्टर यहां पे हमें पता है बेसिक कंपाउंड है भाई, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देगा, हाँ या ना, और कुछ और भी दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हमें कंपाउंड गिवन। जैसे कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है तो CO2 भी रिलीज करेगा इन एडिशन टू सॉल्ट एंड वाटर, हाँ है ना बच्चों? यस। तो यहां पे हम कहेंगे इट इज एन फैक्टर इज नथिंग बट नंबर ऑफ H प्लस आयंस इट रिएक्ट्स विद, is the number of H plus ions it reacts with. फाइन, एसिड में कितने एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहा है, तो लेट अस सी एसिड के कितने H plus आयंस के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेसिक कंपाउंड। एक काम करते हैं, रिएक्शन देखते हैं, NaHCO3। अब अगेन गाइस मैं इसको H2SO4 टाइप के साथ रिएक्ट नहीं करवा रहा, HCl के साथ करवा रहा हूं ताकि इजीली यू कैन अंडरस्टैंड द एन फैक्टर। हाँ है ना, H2SO4 है तो जो भी तुम्हारा H2SO4 के लगेंगे
उसका डबल वुड हैव बीन द H प्लस आयन या N फैक्टर। यहां पे देखो गाइस रिएक्शन में क्या बनता है, NaCl plus H2O plus CO2. Fine guys, that is what you get. Now this reaction is already balanced, so what will be the N factor बच्चों, बताओ मुझे। 1. 1. Very good, it will be 1. Now let us take Na2CO3. And if you balance it, actually you will get this. So what is the N factor for Na2CO3? It will be 2. MgCO3 लोगे, it will go the same way as Na2CO3. It will give you MgCl2 plus H2O plus CO2. What will be the N factor guys? 2. अब बच्चों एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, Al2CO3 thrice, इसका N factor क्या होगा, निकालो गाइस। बैलेंस करना है मेरे ख्याल से। आई थिंक यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन, अगर ना लिख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, वेट फॉर मी टू राइट डाउन द इक्वेशन। लेकिन जो बच्चे लिख पा रहे हैं इक्वेशन, प्लीज टेल मी द N फैक्टर फॉर Al2CO3 thrice, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। N फैक्टर बताओ बच्चों। डू इट। टाइम लग गया अभी आई गेस। चलो लेट मी पॉज द वीडियो। हाँ तो बेटा तुम्हारा आंसर जो आया 6, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Al2CO3 thrice, hold on, plus HCl giving AlCl3 plus H2O plus CO2. If you balance it, this is the reaction that you will have. हाँ या ना बच्चों, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Clear है. That's nice. This is the reaction, balanced reaction that you will have, and N factor will come out equal to 6. एक Al2CO3 thrice is reacting with 6HCl. Fine. अब आते हैं guys N factor for something new. We are done with basic compound. 6 आना तो we are on to 7. For salts, ये बड़ी अच्छी चीज है guys, क्योंकि हम कहेंगे जो कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट है ये भी तो सॉल्ट्स हैं, हाँ या ना? I mean these are also salts. बोलो guys. Yes, sir. Yes, sir. These are basic salts. अब हम कर रहे हैं जर्नल सॉल्ट्स के लिए। तो ये जो फॉर्मूला है ये तुम्हारा बेसिक सॉल्ट्स के लिए भी लग सकता है। अब बच्चे बाद में ये कहेंगे सर आपने इतनी मेहनत क्यों करवा दिया हमसे, दोनों तरीके पता होने चाहिए। ओके गाइस, N इज द टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स आयंस। तुम एक काम करो, जो तुम्हें कंपाउंड दे रखा है उसको ब्रेक करो आयंस में, ठीक है ना गाइस? यू ब्रेक इट डाउन इनटू आयंस। अब गाइस कंपाउंड है, इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर आयंस में ब्रेक करोगी जितना पॉजिटिव चार्ज बनेगा उतना ही नेगेटिव बनेगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो या तो पॉजिटिव चार्ज देख लो टोटल, या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विल बी योर N फैक्टर, हाँ या ना? बच्चे सर एग्जांपल ले लो। सर आप एक बार, यस सर। ठीक है, AlCl3 देखो गाइस, इसमें यू कैन ब्रेक इट डाउन एज Al3 plus NCl minus,
बट अंडरस्टैंड करो गाइस, अगर Al3 प्लस ले रहे हो तो यहाँ पे 3Cl माइनस है, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. Now look at the total positive charge or look at the total negative charge. It does not matter कौन से को देखते हो. What is the value of n guys? बताओ मुझे. 3. 3. That's your answer. खत्म. तो अब मुझे बताओ MgSO4 के लिए n फैक्टर क्या होगा? Mg2 प्लस या SO4 2 माइनस n फैक्टर क्या? 2. Come on, 2. अब Al2 SO4 साइज n फैक्टर क्या होगा बच्चों? हाँ बेटा कुछ कह रहे थे? 2 कैसे आ गया? बेटा यहाँ पे देखो Mg2 प्लस या SO4 2 माइनस, टोटल पॉजिटिव देख लो या टोटल नेगेटिव देख लो, इट डज नॉट मैटर, n फैक्टर 2 आएगा नहीं आएगा बेटा? ओके सर. नेक्स्ट बताओ गाइस, ये तुम्हारा Al2CO3 साइज जैसा ही है, तो n फैक्टर बताओ बच्चों. उससे कंपेयर करके मत बता देना, मतलब लुक एट द आयंस, लुक एट द टोटल चार्ज ऑन द आयंस, यू विल गेट द n फैक्टर. बोलो. 3. 3. ठीक है, इधर ध्यान दो गाइस. 2Al3 प्लस या Sir, 6. हाँ बेटा इट विल बी 6. क्लियर है या नहीं गाइस? बच्चों समझ आया नहीं आया? अरे सर, आ बोलो. आ गया, गुड. n विल बी इक्वल टू 6. अब तुम देखोगे जो बाकी हमने इतनी मेहनत करी थी वो भी आसानी से हो जाता. Na2CO3 का n फैक्टर क्या होगा? बताओ बच्चों, Na2CO3 का n फैक्टर क्या? भाई 2 Na प्लस या CO3 2 माइनस. तो बताओ मुझे n फैक्टर क्या है? बताओ बच्चों, 2 Na प्लस या CO3 2 माइनस, व्हाट इज द n फैक्टर? 2. 2. अब तुम NaCO3 का बताओ बच्चों. यहां पे थोड़ी समस्या आ सकती है बच्चों, इसलिए मैं पहले ही बता दूं. Na प्लस एंड HCO3 माइनस, n फैक्टर क्या आएगा गाइस? विल इट नॉट बी 1 गाइस? हाँ या ना? यस सर. 1. गुड. Al2CO3 साइज का तो तुम निकाल ही सकते हो. अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो आयन में ब्रेक हो सकता है ना, उसी को ब्रेक करना. कोवेलेंट मॉलिक्यूल को ब्रेक ना करने बैठ जाना. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? This is applicable for carbonates. 1 सेकंड, फिर से बोलना बेटा. कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, किसी के लिए भी, ऑक्साइड के लिए भी, इवन ऑक्साइड भी ले लेते हैं. Al2O3 n फैक्टर क्या होगा जरा बताना मुझे. 6. 6. इट इज गोइंग टू बी 6. समझ में आया नहीं आया बच्चों? 2Al3 प्लस या 3O2 माइनस, n फैक्टर विल बी 6. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बोलो भाई बच्चे बताओ. Yes sir. गुड. एक क्वेश्चन ले लूं, फिर तुम बताना मुझे. फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेश एलम, और पोटेश एलम का फॉर्मूला बता रहा हूं. इसमें जानते हो गाइस, इस क्वेश्चन को मैं लिख दूं, उसके बाद सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? ऐसा नहीं है बच्चे आंसर नहीं देते. पहली चीज मैंने देखा है कि बच्चे पहली बारी में कभी करेक्ट आंसर नहीं देते, एक समस्या. दूसरा, जब मैं आंसर बताता हूं ना, हाँ हाँ सर मेरा भी यही निकला था, तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डरो मत और आंसर दे दो. ये मत कहना कि सर मैंने भी आंसर सोचा तो यही था लेकिन मैंने बोला नहीं क्योंकि गलत हो सकता था. यार बोल दो, सीधा बोल दो. मुझे इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू भी नहीं चाहिए, मुझे n फैक्टर चाहिए. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्योंकि तुम्हें बताया इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर. हाँ या ना? पहले मुझे बता दो, मॉलिक्यूलर मास में क्या हम वाटर का मास भी इंक्लूड करेंगे? हाँ या ना? Yes, sir. ऑब्वियसली, बिल्कुल. अब मेरा समस्या आ गई
एन फैक्टर निकालने की, वो तुम निकालो गाइस। बाय एन फैक्टर है, एन हमें चाहिए। टेक योर टाइम, गिव मी द आंसर एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर तुम सही निकाल देते हो। इतनी देर में तो आंसर निकल जाना चाहिए था वैसे। Sir, n equals to 8. वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। एन विल बी इक्वल टू 8। डाउट कितने बच्चों का ये और बता दो। सर 8 मेरा हाँ बेटा, सर 8 आ रहा है। हाँ बेटा, 2k प्लस SO4 2 माइनस, हाँ या ना, पहला। यस सर। दूसरा 2Al3 प्लस और 3 सल्फेट। You look at the total positive charge or you look at the total negative charge. In any case, it is going to come out equal to 8. और water वो जाए बाहर में हमारी बला से। ठीक है गाइस, समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब गाइस एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन, ये तो आसान था गाइस, ध्यान से देखना। फाइंड n फैक्टर फॉर NaH2PO4 in given reaction। बच्चों अंडरस्टैंड करो गाइस कि ये जो है ये तुम्हारा H3PO4 का एक सॉल्ट है, H3PO4 एसिड का सॉल्ट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक काम करता हूं मैं, NaH2PO4 के बजाय लेट मी टेक H3PO4 का n फैक्टर इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन गिवन रिएक्शन। बच्चे कहेंगे सर उसका n फैक्टर हमें पता है, कितना है बच्चों? 3, हाँ या ना? Sir, 3. वेरी गुड, स्टैंडर्ड हमारा 3 ही होता है, तो तुमने गलत नहीं बोला। SePO4 प्लस NaOH क्या देगा गाइस? Na3PO4 NH2। n फैक्टर क्या आ गया गाइस? 3। हमें पता है 3 आता है, तो बच्चे कहेंगे सर इतनी मेहनत क्यों करी? एक काम करो, एक और रिएक्शन लिखो। और इस बार क्या हो गया, अब मुझे बताओ n फैक्टर HCPO4 का क्या है? बच्चों हमने n फैक्टर को डिसाइड कैसे किया था, कोई बताएगा मुझे? नंबर ऑफ H प्लस आयन लॉस्ट बाय इट इन द एसिडिक इन द रिएक्शन, हाँ ना बच्चों? या नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज्ड बाय इट इन एक्वस सॉल्यूशन। फाइन, Yes, sir. हम कहेंगे यहां पे इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन जो मैंने नीचे लिखी है, इसने कितने H रिलीज करे हैं गाइस, बताएगा कोई मुझे? बाय लुकिंग एट द प्रोडक्ट जस्ट टेल मी हाउ मच H डिड इट रिलीज। 3। नहीं बेटा, H3PO4 H2PO4 में गया, H2PO4 माइनस, अगर ध्यान से देखा जाए HCPO4 किस में गया? H2PO4 माइनस Na प्लस, हाँ या ना? फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? Yes, sir. तो n फैक्टर क्या उठ के आएगा? 2. 1। एक H लूज किया है बंदे ने। सर HCPO, H2 कैसे हुआ? हाँ बेटा, सर अगर एक n यूज हुआ है तो फिर H2 कैसे हुआ? बैलेंस नहीं किया ना बेटा मैंने, अच्छा। ठीक है? जस्ट अ सेक, आई डिड नॉट बैलेंस इट, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बच्चे बैलेंस करेंगे, ठीक है? जस्ट अ सेक, दैट इज हाउ यू विल गेट इट। अब समझ में आ रहा है? अब फील आई या नहीं आई? अगर तुम देखो यहां पे तुम्हारे तीनों के तीनों H लूज हो गए, ऑल द 3 H वर लॉस्ट एंड यू आर गेटिंग फॉस्फेट आयन, हाँ या ना? तीनों के तीनों H लूज हो गए, यू आर गेटिंग फॉस्फेट आयन। बेसिकली तुम्हारा ये बन रहा था, क्या बन रहा था? ये तुम्हारे तीनों H लूज हो गए थे गाइस,
इन द फर्स्ट केस। दूसरे वाले में सिर्फ 2 H लूज हुए, सॉरी 1 H लूज हुआ, NaH2PO4 बनाया था हमने, तो H2PO4 माइनस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बोलो बच्चों। इसमें n फैक्टर इज एक्चुअली 1। अगर मैं ये लेता H3PO4 प्लस NaOH गिविंग अस Na2HPO4 प्लस H2O, तो गाइस n फैक्टर क्या होगा H3PO4 का? कोई बताएगा मुझे? बच्चों बताओ गाइस। सर 2 Sir, 2. इट इज गोइंग टू बी 1 सेकेंड। यहां पे मैंने 2 क्यों कर दिया? ये मैंने किस खुशी में किया था बेटा? ये किस बच्चे ने? इट इज गोइंग टू बी 2 ओवर हियर एंड इट इज गोइंग टू बी 2। यार वहां पे मैंने 2 क्यों डाला था? कोई बताएगा मुझे? पता नहीं। पता नहीं। अरे बता तो देते, एंड 2 डाल दिया तुमने वहां पे, मतलब बैलेंस करते मैंने वहां पे 2 क्यों डाला है? ठीक है गाइस, समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये? Yes. मतलब यहाँ पे H3PO4 ने 2 H लूज करे एंड दिस इज व्हाट यू गेट, हाँ या ना? मतलब यहाँ पे तुमने रेदर देन टेकिंग द स्टैंडर्ड वैल्यू जो n इक्वल टू 3 है, हमारे पास n इक्वल टू 1 भी आ सकता है, n इक्वल टू 2 भी आ सकता है। भाई हमारा 3 तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई उस एसिड के लिए कि वो तीनों H लूज कर जाए, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, बट इट कैन बी 1, इट कैन बी 2 आल्सो, हाँ या ना? क्या ही नहीं। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? मेरे को n=1 वाला समझ नहीं आया। बेटा यहाँ पे H3PO4 ने एक H लूज किया, एक H लूज करा तो क्या बना? H2PO4 माइनस, हाँ या ना? एक H प्लस लूज किया, वो H प्लस ने OH माइनस के साथ जाके वाटर बनाया, और Na प्लस जो था यहाँ पे वो NaH2PO4 बना गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? ओके सर। मतलब आइडिया क्या है? H3PO4 में से तुम्हारे पास क्या बन रहा है बेटा? H2PO4 माइनस। बेसिकली एक H लूज हुआ है, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है बेटा? यस सर। राइट, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि वो जो n की वैल्यू है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू है, उससे कम भी हो सकती है, हो सकता है वो सारे H लूज ही ना करे, हाँ या ना? समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है? मतलब अगर किसी बंदे ने तुम्हें रिएक्शन दे दी तो प्लीज डू नॉट कंसीडर द n वैल्यू जो तुम्हें याद है, लुक एट द रिएक्शन, सी द रिएक्शन एंड गिव द आंसर। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर, हो गया। इसके लिए बेटर ये था कि तुम ये देखते कि यार ये एसिड है, ये देखो ये कितने OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बैलेंस इक्वेशन लिखो एंड सी द नंबर ऑफ OH माइनस आयन इट इज रिएक्टिंग विद। यहाँ पे 3 OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे 1 के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे 2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, हेंस योर n फैक्टर 3, 1 एंड 2। क्लियर गाइस? फील सही या नहीं बच्चों? बताओ, बोलो गाइस। यस सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारा ग्राम इक्विवेलेंट पे। अभी तक तो हम पूरा n फैक्टर पे ही वो करे जा रहे थे, पढ़े जा रहे थे उसे। ग्राम इक्विवेलेंट पे आते हैं। इट वाज व्हाट? ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट। इसको मैं थोड़ा वो करता हूं, ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट। हम कहेंगे यार इसके और हमें किसके बीच में रिलेशन चाहिए? इसके और मोल के बीच में रिलेशन चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट और मोल के बीच में इज द रिलेशन दैट वी वांट। तो हमने कहा भाई इक्विवेलेंट वेट को क्या डाल दो? मॉलिक्यूलर मास बाय n। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास बाय n विच विल बी दिस। ये हमें बताया बच्चों, ये क्या होता है गाइस? कोई बताएगा मुझे? ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, मोल्स, हाँ या ना? यस सर। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज एक्चुअली मोल्स इनटू n फैक्टर। हम कहेंगे n फैक्टर हमें याद हो जाने चाहिए ताकि हम फटाफट ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सके यूजिंग फॉर्मूला ऑफ
मोल्स, हाँ या ना? जैसे जैसे एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फील बेटर आएगी गाइस। मैंने आई वांट टू टेल यू द रीजन कि मैंने इतनी क्यों मेहनत करी तुम्हें मोल समझाने के लिए, ठीक है ना गाइस, ताकि तुम क्वेश्चन को फटाफट कर सको। तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस मोल पे हो जाए कि नाउ यू आर एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस वेरी क्विकली। देखो गाइस, क्वेश्चन, फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट of H2SO4 in 147 grams of it, ठीक है। हम कहेंगे या तो तुम लंबे तरीके पे जाओ, क्या, पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना, विच इज व्हाट, मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर, जो कि तुम्हें पता है 2, हाँ या ना? फिर तुम आओ ग्राम इक्विवेलेंट पे, विच विल बी गिवन ग्राम्स, ये 47 आया, 49 आया सॉरी, और यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ गया, दिस, विच इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? किसी बच्चों को कोई डाउट? या वी यूज द अबव फॉर्मूला, हम कहेंगे, और डायरेक्टली यूज द अबव फॉर्मूला, हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, मोल्स विच इज 147 बाय 98 इनटू एन फैक्टर ऑफ H2SO4, जो कि तुम पढ़ चुके हो गाइस, क्या है बच्चों, 2, हाँ या ना? इट इज एसिड, 2H लूज करता है, एन फैक्टर 2 होता नहीं होता गाइस? बच्चों समझे या नहीं समझे? किसी Yes, sir. बच्चों किसी बच्चों को डाउट कि ये 2 कहां से आया था यहाँ पे और यहाँ पे, हाँ या ना? No, sir. गुड। सर ग्राम इक्विवेलेंट की SI यूनिट होती है कोई? नहीं बेटा, क्योंकि हम दोनों तरफ ग्राम से एक तरीके डिवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी ग्राम से, यहाँ पे भी तुम्हारा ग्राम से, तो इट हैज गॉट नो यूनिट। जैसे मोल की कोई यूनिट नहीं होती ना, ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट की भी कोई यूनिट नहीं होती, ओके सर। ठीक है गाइस, एक मिनट रुको। हाँ, तो बच्चों अब किससे स्टार्ट करते हैं? लेट अस स्टार्ट विद सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो? हमने कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स कर दी, तो उसके बाद लिक्विड फेज में है, दो या दो से ज्यादा चीजें, उनको हमने मिक्स कर दिया, एंड व्हाट यू गेट इज अ सॉल्यूशन। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इट इज मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर कंपोनेंट्स। ओके बच्चों, हाँ या ना? ये तो सिंपल है गाइस, बोलो। अब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हमने कहा यार, क्रक्स ये रहा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हाँ या ना? यस सर। अब सॉल्वेंट तो बेटा एक ही होगा, सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस विच इज इन एक्सेस, सॉल्यूट इज द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। क्लियर और नॉट गाइस? सॉल्यूट वो है जो कम अमाउंट में है, सॉल्वेंट वो है जो ज्यादा अमाउंट में है। सॉल्वेंट एक ही होगा। अगर सॉल्यूट एक है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया? एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक सॉल्वेंट दो सॉल्यूट। समझ में आया नहीं आया गाइस? इसमें एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, इसमें एक सॉल्वेंट है दो सॉल्यूट है। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? बेसिकली मेड बाय मिक्सिंग थ्री डिफरेंट चीजें, हाँ या ना? बोलो गाइस, किसी बच्चे को कोई Yes, sir. डाउट? No, sir. Good. अब आते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पे। बच्चों ये बहुत खतरनाक चीज है डेंसिटी, लगती नहीं है, बहुत डेंजरस चीज है। रीजन बता देता हूं क्यों। सॉल्यूशन में दो सॉल्वेंट नहीं आएंगे? नहीं नहीं बेटा, सॉल्वेंट एक, सॉल्यूट कई सारे हो सकते हैं, ठीक है ना बेटा? सॉल्वेंट हम एक को थोड़ा मान के ऊपर चलते कर हैं। दोगे, नोट डाउन कर। अच्छा बेटा ये लो, मतलब और ऊपर जाना है क्या? नो सर, बस नहीं। हाँ, सॉल्वेंट हम एक ही मान के चल रहे होते, बाकी सारे सॉल्यूट है विच आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। ओके, कर लिया नोट बेटा? कर रहे हो गया सर। हो गया? दैट्स वेरी नाइस। अब आता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन।
गाइस अगर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, ना यकीन आ रहा हो तो जब तुम क्वेश्चन करोगे ना और गलत करोगे तो अपने आप समझ जाओगे हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चे कहेंगे सर ये खतरनाक कहां से है, दिख तो नहीं रहा। खतरनाक जानते हो गाइस क्यों है? कि बच्चों की टेंडेंसी होती है जब भी मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होता है ना, वो सीधा मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल के बैठ जाते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है गाइस? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। बता रहा हूं तुम्हें, ये गलती ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह वो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन दे मारते हैं। समझ रहे हो गाइस बच्चों? यस सर। राइट। अब आते हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमें बताना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। हाँ बेटा, सर आप 1 सेकंड ऊपर कर दोगे, वो डिस्कनेक्ट हो गया सर बीच में। अच्छा ये लो बेटा, कर लो नोट, ठीक है। विल एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गाइस। कंसंट्रेशन का मतलब कोई बताएगा मुझे? कंसंट्रेशन का मतलब है गाइस कितना सॉल्यूट है कितने सॉल्यूशन में, दैट इज कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। क्लियर और नॉट गाइस? दैट इज हाउ वी एक्सप्रेस, मतलब दैट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। हाँ या ना? यस सर। गुड। अब आते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कुछ बेसिक तरीके, बहुत बेसिक। पहला हमारा परसेंट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम। अब गाइस पहले आते हैं इफ सॉल्यूट इज सॉलिड। अगर सॉल्यूट सॉलिड है तो हमारा परसेंटेज बाय मास पे आते हैं, ठीक है ना गाइस? इफ योर सॉल्यूट इज सॉलिड तो हमारे पास परसेंटेज बाय मास होता है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है गाइस? तो परसेंटेज बाय मास पे आते हैं, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, जिसको हम ये भी लिखते हैं वेट बाय वेट परसेंट। इसका मतलब क्या होता है उसे समझो। अब ये स्टेटमेंट नहीं समझ आ रही होगी, स्ट्रेस मत लो। इट इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर? यस सर। कि Yes, अगर sir. तुम्हारे पास 40 ग्राम सॉल्यूट है इन 200 ग्राम सॉल्यूशन, 40 ग्राम सॉल्यूट है इन 200 ग्राम सॉल्यूशन, तो 40 बाय 200 इंटू 100 इज योर वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। समझे या नहीं समझे गाइस? या एम आई गोइंग टू फास्ट? बताओ मुझे, बोलो गाइस। नो सर। ओके। अब आते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। Sir, this formula will give us what? हाँ बेटा, दिस विल गिव अस कंसंट्रेशन बेटा। और ये कौन सी कंसंट्रेशन देगा? वेट बाय वेट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बहुत तरीके से निकाल सकते हो। आज की क्लास में, मतलब आज की और नेक्स्ट क्लास की आधे से ज्यादा क्लास में हम यही देख रहे होंगे कंसंट्रेशन को निकालने के कितने तरीके हैं। कितने तरीके मतलब कितने फॉर्मूले हैं फॉर कैलकुलेटिंग कंसंट्रेशन। डिफरेंट तरीके से कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, ठीक है? जैसे अभी हमारा जो दूसरा तरीका है वो है परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। इट इज एक्चुअली वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज गाइस। मतलब ऑल्दो हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम कह रहे हैं बट इट इज एक्चुअली वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। समझो गाइस इसका मतलब, इसका मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट
by volume of solution into 100. फील आ रही है नहीं आ रही बच्चों? हमने मास ऑफ सॉल्यूट लिया, न्यूमरेटर में हमने मास लिया है, डिनोमिनेटर में हमने वॉल्यूम लिया है, इनटू 100 दे मारा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो गाइस, नहीं समझ आया? यस सर। अगर हमारे पास 40 ग्राम सॉल्यूट है इन 200 ml सॉल्यूशन, देन व्हाट इज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम? वही आ जाएगा जो हमने ऊपर लिखा था। 40 ग्राम सॉल्यूट है इन 200 ml सॉल्यूशन, तो दिस विल बी योर परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। हाँ या ना? बोलो गाइस। यस सर। यस सर। गुड। सर 9th में कराया था। कराया था? कमाल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर ये फॉर्मूले थे 3। वेरी गुड। इफ सॉल्यूट इज लिक्विड, हम कहेंगे व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास। इफ सॉल्यूट इज लिक्विड, व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। हम कहेंगे यार यहां पे तुम्हारा वेट बाय वेट परसेंटेज ही चल रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो हमारा ऊपर फॉर्मूला था वही फॉर्मूला चल गया। अगर हमारा परसेंटेज बाय मास पूछ रहे हैं, समझ रहे हो गाइस? परसेंटेज बाय मास अगर पूछा गया है या परसेंटेज बाय वेट पूछा गया है, इट विल बी मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई दिक्कत बच्चों? सॉल्यूट लिक्विड है, मतलब दो लिक्विड को मिक्स किया, सॉल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड, उसमें परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है। दिस इज द फॉर्मूला यू विल यूज। क्लियर गाइस? ठीक है, वही जो हमने ऊपर पढ़ा था। लेकिन अगर कोई परसेंटेज बाय वॉल्यूम पूछता है गाइस ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, तो बच्चों दिस इज एक्चुअली नॉट वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दिस इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। बच्चों समझ में आ रहा है गाइस? क्लियर और नॉट? दैट इज इट विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट by volume of solution into 100। कि हम कह रहे हैं 40 ml सॉल्यूट है इन 200 ml सॉल्यूशन। हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया गाइस? 40 ml सॉल्यूट है इन 200 ml सॉल्यूशन, तो हम 40 by 200 into 100, that will be volume by volume percent of solute in solution। हाँ या ना? सर एक बार आप रिपीट कर दो। 40 ml सॉल्यूट है in 200 ml solution, तो we'll say it will be 40 by 200 into 100। हाँ या ना? This will be volume by volume percent of solute in solution। Clear? यस सर। Good। क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन इज द बेस्ट थिंग। क्वेश्चन से सारी क्लैरिटी आती है गाइस। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, देन यू विल सॉल्व इट, देन आई विल सॉल्व इट। ओके गाइस? बच्चों क्वेश्चन देखो, हमें 20% क्या दे रखा है गाइस? हमें दे रखा है 20% हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है ऑफ NaOH इन वाटर। ठीक है ना? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हमें दे रखा है 20% है। डी दे रखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द वेट बाय वेट परसेंट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट गाइस। तो बच्चों यहां पे स्टार्ट करने के लिए क्या करोगे? उनने वेट बाय वेट परसेंट पूछा है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पूछा है, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है। ठीक है ना बच्चों? तो हम क्या कहेंगे यार, इस परसेंटेज से सॉल्व करना मुश्किल पड़ता है। लेट अस राइट दिस डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? इसका मतलब है यू हैव गॉट 20 ml सॉल्यूट या 20 ml NaOH इन 100 ml क्या बच्चों? वाटर। वाटर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर प्लस NaOH। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस?
वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब NaOH इन वाटर का सॉल्यूशन था, उसमें you have got 20% volume by volume percentage of NaOH। अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है guys? What was very important over here? अब Yes. मुझे एक और चीज बताओ, what is the volume of water in the solution? Volume of solvent कितना होगा? सर 80%। सर 80 80 हाँ, basically it will be 80 ml। हाँ या ना? अब गाइस एक काम करते हैं, सबसे पहले rather than finding out weight by weight percent, let us find out weight by volume percent। weight by volume percent कैसे निकलेगा बच्चों? दोनों ही निकाले जा सकते हैं वैसे। एक काम करते हैं, पहले weight by volume percentage निकालते हैं। we need mass of NaOH। गाइस ध्यान से देखना, यहां पे हम एक ऐसी चीज यूज करने वाले हैं जो कि तुम्हें नहीं दे रखी क्वेश्चन के अंदर, बट यू कैन ऑलवेज अज्यूम। ध्यान से सुनना बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। हम कहेंगे हमें ऊपर चाहिए मास ऑफ NaOH, हाँ या ना? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH में वी नीड मास ऑफ NaOH। क्लियर गाइस? अरे हाँ तो बोलो भाई। यस सर। राइट, हम उसको कर सकते थे वॉल्यूम ऑफ NaOH इनटू डेंसिटी ऑफ NaOH, लिख सकते थे नहीं लिख सकते थे गाइस? यस सर। डेंसिटी ऑफ NaOH दे रखा है तुम्हें? नहीं दे रखा ना गाइस? नहीं दे सर रखा। डी दे रखा है। दैट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वी नीडेड डेंसिटी ऑफ NaOH, जो हमने NaOH मिक्स किया ओरिजिनल। ठीक है ना बेटा? ऐसे समझो, ध्यान से समझो बेटा, इसे डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। ये NaOH है, ये वाटर है, इसका 20 ml है, इसका 80 ml है। इसकी डेंसिटी हमें नहीं दे रखी, इसकी डेंसिटी हम अज्यूम कर सकते हैं 1 ग्राम पर ml। हाँ या ना? यहां पे हमने मिक्स करके 100 ml सॉल्यूशन बनाया और उसकी डेंसिटी हमें दे रखी है D। अब समझ में आया नहीं आया बच्चों जो मैं बताना चाह रहा हूं? हमें मास ऑफ NaOH निकालना है, वो तुम इससे निकाल सकते थे, हाँ या ना? बंदों ने डेंसिटी पकड़ाई नहीं, तुम्हें पकड़ाई है क्या बच्चों? सर हम बताओ। माइनस एक्स कर सकते हैं। हाँ बेटा, हम डेंसिटी ऑफ NaOH D माइनस एक्स लिख सकते हैं। D माइनस एक्स मतलब D माइनस, यार ये x नहीं है, ये 0 है, मतलब नहीं दे सर, रहा मैं है। बोल रही हूँ कि हम सपोज कर लें कि उसकी वाटर की डेंसिटी कुछ और है। हाँ, मतलब लेट अस से x है, तो D माइनस एक्स इज नॉट डेंसिटी ऑफ NaOH बेटा, नो इट डजंट वर्क लाइक दैट। ओके सर। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, हमें मास ऑफ NaOH चाहिए, राइट? ये अगर दिया होता, डेंसिटी दिया होता, हमारी लाइफ सुखद थी। अब सुखद नहीं है। अब हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट विल गिव अस मास ऑफ सॉल्यूट। समझ में आया नहीं आया? फील आई नहीं आई? मास ऑफ सॉल्यूशन जिसकी हमें डेंसिटी पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट जिसकी हमें डेंसिटी पता है। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्वेश्चन में तो नहीं दे रखी, अज्यूम करेंगे, उसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता। will give us mass of solute and then you can find out weight by volume percentage। समझ में आया नहीं आया बेटा? बताओ भाई, बोलो गाइस। तो हम कहेंगे 100 ml was the volume of solution, what was the density of solution? D। तो can you say 100D will be the mass of solution guys? बोलो भाई, यस सर। फील आ रही है अब? ठीक है ना बच्चों? Yes. दिस वाज द, ये क्या है बच्चों हमारा? ये है मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ solvent, which will be volume of solvent into density of solvent, which we know as 1। हाँ है ना? फील आ रही नहीं आ रही है guys? yes sir. by your volume of solution कितना दे रखा है बच्चों? 100 100 into 100 will give us the answer, will give us the weight by volume percent। फील कैसी आई guys? अच्छी आई नहीं आई? सर थोड़ा ट्रिकी था। गुड। अब आते हैं वेट बाय वेट परसेंट। सर ये ऊपर आंसर है। हाँ बेटा, ये आंसर है हमारा, मतलब ठीक है डी की टर्म में आया है, मैंने डी तो दे रखा था तुम्हें। दिस इज द एक्सप्रेशन दैट आई वांटेड यू टू फाइंड। ओके, अब आते हैं वेट बाय वेट परसेंट। हम कहेंगे यार वेट ऑफ सॉल्यूट तो अभी हमने निकाला था,
मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ है ना। नीचे हमें क्या चाहिए गाइस, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए रेदर देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बच्चों, कोई बताएगा मुझे? 100 100D, वेरी गुड, इनटू 100 विल गिव अस द आंसर। फील सही बच्चों, फील कैसी है, सही, ओके। सही है। अब एक काम करते हैं, लेट अस मिक्स अनदर वन, मतलब एक और हम कंसंट्रेशन निकालने का तरीका देखते हैं और फिर इन दोनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आते हैं मास फ्रैक्शन पे गाइस। मास फ्रैक्शन क्या होता है गाइस? मास फ्रैक्शन को ऐसे समझो, पहली चीज ये तुम्हारा बिल्कुल वही चीज है लगभग जो तुमने ऊपर पढ़ी है। बच्चे कहेंगे सर वो कैसे? यार मास फ्रैक्शन तुम किसी का भी निकाल सकते हो, सॉल्यूट का भी सॉल्वेंट का भी। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, वेट बाय वेट परसेंट, ज्यादातर हमने सॉल्यूट का दिखा। देखो गाइस उसने क्या दे रखा था, 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, क्लियर है यहां तक? वी आर गिवन 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH, ये NaOH की कंसंट्रेशन दे रखी थी हमें। कोई ये भी कह सकता था बाई चांस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को चेंज करके क्या लिख सकते थे, 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ H2O in NaOH solution। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? इट वुड हैव मेंट द सेम थिंग। NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, NaOH और वाटर प्रेजेंट है, जिसमें वाटर के 80 ml है इन 100 ml सॉल्यूशन। समझ में आया नहीं आया गाइस, ये बताओ मुझे। यस सर। गुड। लेकिन हमने यहां पे जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी दैट वाज गिवन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट NaOH। NaOH वाज द सॉल्यूट, वाटर वाज द सॉल्वेंट। मास फ्रैक्शन तुम सॉल्यूट का भी निकाल सकते हो, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो। बी हमारा सॉल्यूट था, मैं हमेशा बी को सॉल्यूट लूंगा, तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? What is mass fraction of solute? That is grams of solute by grams of solution। तुम कहोगे यार अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज आ गया होता, हाँ या ना? फील आई नहीं आई गाइस, ये बताओ मुझे बच्चों, बोलो। यस सर। तो इट इज नथिंग बट योर वेट बाय वेट परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई ना करना। Similarly you can have mass fraction of solvent, it will be nothing but grams of solvent by total grams of solution, which will be grams of solvent plus grams of solute। हाँ या ना? ये मैंने 100 क्यों कर दिया, उड़ाना है ये, इंटू 100 कर दोगे तो हमारा परसेंटेज बन के आ जाएगा। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? बोलो बच्चों, किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? भाई इट इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। इनटू 100 कर देते तो हमारा ये देता वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। इनटू 100 कर देते तो दिस वुड हैव गिवन अस वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट। हाँ या ना गाइस? यस सर। राइट, इसको मैं लिख भी देता हूं यार, परसेंटेज बाय मास is nothing but mass fraction into 100। ओके, तो गाइस एक सिंपल सा क्वेश्चन तुम रियलाइज करोगे, क्वेश्चन बेसिकली ये परसेंटेज वाला ही है। 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH in water is given to us in question। D is given to us as the density of solution। Find mass fraction of solvent in solution। करो गाइस इसे,
स्टेटमेंट जो हमें परसेंटेज दे रखी है गाइस, प्लीज कन्वर्ट इट इनटू द, वो होता नहीं इतने ग्राम सॉल्यूट इन इतना ml सॉल्यूशन, कन्वर्ट इट इनटू दैट फॉर्मेट। एक स्टेटमेंट की फॉर्म में उसे समझो, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज से तुम कुछ नहीं कर सकते। यू नीड इट, मतलब 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ बच्चों, कोई बताएगा मुझे? 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? 20 ml 20 gram of grams solute. of NaOH in 100 grams 100 ml। 100 ml of solution. गाइस स्टेटमेंट में बिल्कुल ध्यान दो, जल्दी में मत करो, जल्दी में करोगे गलत करोगे। अब इससे हमें क्या निकालना है? मास फ्रैक्शन निकालना है, वो भी सॉल्वेंट का। तो बताओ बच्चों, टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। बोलो बच्चों, अभी कर रहे हो? सर 100D minus 20 upon 100D। वेरी गुड, मजा ही आ गया, दैट्स नाइस। बच्चों हम कहेंगे हमें चाहिए क्या? सॉल्वेंट का योर मास फ्रैक्शन, हाँ है ना बच्चों, W ऑफ A चाहिए, ठीक है ना गाइस? हम कहेंगे इट विल बी 100D, ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, दैट विल गिव अस मास ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन विच विल बी 100D। फील आई नहीं आई बच्चों? अब ये मत कहना Yes, सर sir. हमने इसे 80 into 1 क्यों नहीं कर दिया ऊपर, क्योंकि वी आर नॉट गिवन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अगर हमें 20 ml सॉल्यूट दिया होता यहाँ पे इन 100 ml सॉल्यूशन, तो हमने सीधा क्या कर दिया होता? 80 into 1 एज द मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? We are not given 20 ml NaOH in 100 ml solution. We are given 20 gram NaOH in 100 ml solution. ठीक है ना बच्चों? गाइस इस एक्सप्रेशन में कितने बच्चों को डाउट है? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट विल गिव अस द मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। समझा नहीं समझे गाइस? बोलो भाई बच्चों, बताओ। बच्चे बोल ही नहीं रहे। Yes, sir. आ गया? वेरी Yes, sir. आ नाइस, गया आंसर। आ गया, गुड। बच्चों अब ये ठहरा कि तुम्हें आज की क्लास में ही मोल फ्रैक्शन करवाना है या तुम नेक्स्ट क्लास में करवाना चाहोगे? बताओ गाइस, बच्चों बोलो, व्हाट डू यू से? क्योंकि गाइस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल रीच ए सैचुरेशन कि हाँ यार इससे ज्यादा हम नहीं झेल पा रहे। इसके बाद कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, अगर मैं तुम्हारे को करवा देता हूं मोल फ्रैक्शन, देन आई विल डिस्कस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। I mean, are you willing to take a 2-hour class right now? बोलो गाइस। सर वो बड़ा सर टॉपिक है। न्यू टॉपिक कल ही कर पाते ना, इसी के क्वेश्चन कर पाते हो। नहीं, इसके क्वेश्चन और मैं नहीं करवाने वाला, दिस इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। इतने क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं आने वाले, अगर आएंगे तो ठीक है। नहीं कर दो। यही एंड कर दें, यही एंड कर दें क्या? यस सर। ओके, सर जस्ट इसके और क्वेश्चन नहीं बनेंगे? बेटा और क्वेश्चन में मतलब एक ही तरीके को मैं रिपीट कर रहा हूँ, इससे बेटर ये है इसी के मतलब इसी क्वेश्चन को 2-3 बार करके देख लो, प्रैक्टिस होगी। आई मीन व्हाई वुड आई गिव यू एक ही तरीके के 5 क्वेश्चन जिसमें से मैंने इस बार वेट बाय वॉल्यूम दे दिया, उसके बाद वेट बाय वेट दे दिया और डिफरेंट चीजें निकालने के लिए कहा। तरीका तो वही रहेगा ना, पैटर्न। तो मतलब एक पे एक से ज्यादा क्वेश्चन देने का कोई खास फायदा होगा नहीं। मैं बनाऊंगा उसके बाद तुम्हें रियलाइज करोगे हाँ सर उसी पैटर्न पे चले आ रहे, तो दैट वोंट वर्क मच।